चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समाकलन के बारे में जानने वाले हैं। मतलब समाकलन जो है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। तो समाकलन की जो कॉन्सेप्ट है, जो समाकलन की बेसिक बातें हैं, उन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए वो समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो समाकलन का जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। याद रखिए, समाकलन का जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है। तो जहां भी समाकलन करने की बात आएगी तो याद देखिएगा, समाकलन का मतलब ये इंटीग्रेशन हो गया। देखो समाकलन कहते किसे हैं, तो सिंपल सी भाषा में देखी जाए तो समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना ही क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है, ठीक है ना। और मैथ के रूप में इसका डिफिनेशन दी जाए तो समाकलन का मतलब होता है, जो अवकलज पढ़े हैं डिफरेंशियल, जिसको डी के रूप में हम लोग कहते हैं, तो डिफरेंशियल मतलब अवकलज के उल्टा, अवकलज का जो उल्टा, मान लीजिए कि आपका अवकलज डी है तो इसको उलट देंगे तो 1/d। यही जो 1/ आपका डी है, ये इंटीग्रेशन बन जाता है। यानी अवकलज के व्युत्क्रम को, जिसको प्रति अवकलज कहते हैं, ठीक है ना। तो अवकलज के व्युत्क्रम को हम लोग समाकलन कहते हैं। और सिंपल से फिजिक्स या केमिस्ट्री की भाषा में देखी जाए तो वहां पर समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करना? जोड़ना ही क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। तो समझ में आ रही है, समाकलन का सिंबल ऐसा होता है। समाकलन किसे कहेंगे? तो डिफरेंशियल चाहे अवकलज के उल्टा को हम लोग समाकलन कहते हैं। समाकलन मीन्स होता है जोड़ना, या समाकलन का एक और नाम होता है प्रति अवकलज। क्या बोलते हैं समाकलन का? समाकलन को हम लोग बोलते हैं प्रति अवकलज। एक और नाम होता है प्रति अवकलज। क्या कहते हैं? प्रति अवकलज कहते हैं। मतलब अवकलज के उल्टा कर देंगे तो प्रति अवकलज, तो अवकलज के उल्टा को ही हम लोग, अवकलज के व्युत्क्रम को ही हम लोग समाकलन कहते हैं, ठीक है ना। समाकलन मीन्स होता है जोड़ना, ठीक है ना। अब मान लो कि आपके पास कोई लंबाई यहाँ पर, ठीक है ना, तो लंबाई का जो छोटा सा भाग हम लोग काट लेंगे उसको हम लोग dx बोले। मान लो कि x लंबाई है, ये पूरा लंबाई x है, तो इसका जो छोटा सा भाग काटेंगे उसको dx बोलेंगे। d का मतलब अल्पांश, x का लंबाई वो अल्पांश काटे हैं, मतलब छोटे से भाग को क्या किए? काट लिए। तो कोई x लंबाई वाला आपके पास पथ है, रेखा है, उसमें से डी मतलब छोटा सा भाग काटेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? dx बोलेंगे। मतलब x का छोटा सा भाग काट लिया गया, अल्पांश इसको लंबाई बोलेंगे dx को, ठीक है ना। अब सोचो अल्पांश लंबाई आपका dx हो गया, और dx का यदि आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। अब छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे तो आपका वो पूरा टुकड़ा आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा dx होगा तो क्या होता है? डी, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो डी हट जाता है, सिर्फ आपका बच जाएगा x। तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए, जो अल्पांश लंबाई dx उसके छोटे छोटे टुकड़ों को क्या किया? इंटीग्रेशन के मतलब जोड़ दिए, तो आपका पूरा लंबाई x आ गया। इससे साबित ये होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे तो आपका समाकलन बनता है, ठीक है ना। तो कोई लंबाई का यदि आपके पास x लंबाई का कोई पथ है, रेखा है, उसमें छोटा भाग काटेंगे उसको dx बोलेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका सिर्फ x निकलेगा। अगर मान लो यहाँ पर आपका है डी वाई है तो यहाँ से डी हट जाएगा, सिर्फ वाई निकलेगा। इंटीग्रेशन डी जेड है तो यहाँ से क्या निकलेगा? जेड। डी जो होता है जैसे इंटीग्रेशन करेंगे डी हट जाता है, उसका काम हो जाता है। कैसे? यहाँ पर समझिए ध्यान से। इंटीग्रेशन आपका डी एक्स है तो बता देते इंटीग्रेशन समाकलन का मतलब होता है 1/d, और अवकलज के उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं? समाकलन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब 1/d, और गुना आपका क्या है? डी एक्स है। डी डी कट जाएगा तो क्या बचेगा? एक्स से ना बचेगा। तो यही बात आ रही है कि जैसे इंटीग्रेशन करेंगे डी आपका हट जाएगा, तो सिर्फ वही आपका भाग बचेगा। तो समझ में आ रही है, समाकलन का सिंबल ऐसा होता है। और dx चाहे dy चाहे किसी का भी समाकलन करेंगे वो ज्यों का त्यों निकल जाएगा। लेकिन एक बात और आप याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे ये पहले टाइप का मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ। अब दूसरे टाइप में यदि बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपका जीरो है। देखो वो जीरो का जो समाकलन होता है कभी जीरो नहीं होगा। आप पढ़े हैं कि जीरो जो होता है, मान लो कि कोई अचर आपके पास है, तो अचर का डिफरेंशियल आप करेंगे, ए अचर है तो इसका डिफरेंशियल करते हैं तो आपका जीरो हो गया। तो अचर का डिफरेंशियल करेंगे जीरो, तो जीरो का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका अचर आएगा। उल्टा होता है ना, अवकलज के उल्टा जो होता है समाकलन होता है। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो अचर आएगा। तो जीरो का जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे आपका एक नियतांक आएगा, सी ए बी सी कुछ भी आ सकता है, कांस्टेंट आ सकता है। तो जीरो का इंटीग्रेशन का मतलब अचर पद आपको आएगा। और तीसरी टाइप का यदि बताओ तो मान लो कि आपको 1 है, अब 1 dx चाहे 1 dy चाहे 1 z चाहे कुछ भी आ गया, तो 1 का इंटीग्रेशन जहाँ भी होगा तो 1 का इंटीग्रेशन dx के रूप में, तो वहाँ से x निकल जाएगा। अगर मान लो यही है 1 dy है तो यहाँ से 1 के रूप में, तो यहाँ से dy के रूप में तो y निकल जाएगा। अगर यही 1 dz है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? आपका dz निकल जाएगा। 1 के रूप में होगा तो ऐसा होता है। याद रखिए, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो 3 टाइप का अभी तक सूत्र आप देखें समाकलन में, ये वाला। अगर मान लो यहाँ पर, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर समझिए जो चौथे टाइप का सूत्र है वो ध्यान दीजिए। मान लो कि x और dx है,
अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर कोई पावर है, यहाँ n पावर है, x पर पावर n इंटू डी एक्स है, इसका समाकलन आपको करना है। तो कैसे करिएगा बुआ, देखो यहाँ दोनों का x का घाट देखते हैं सिर्फ, यहाँ x का घाट n है और dx का साथ जो x है उसका घाट कितना छुपा है 1। तो कुछ नहीं करना, x लिख देना है, उसके घाट को जोड़ना है, n और 1 है तो जोड़ देंगे n प्लस 1, और जो घाट होगा जो पावर होगा उसको नीचे भी लिख देते हैं। और जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा तो एक अचर c जोड़ते हैं, कॉन्स्टेंट जोड़ने का काम करते हैं, नेतांक जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो यही होता है। मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के टाइप पे नहीं समझे, एक्स स्क्वायर आपको dx दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ x का घाट दो है और जो dx है, d के साथ जो x है उसका घात 1 है, तो x लिख देंगे, आप पावर जोड़ देंगे, 2 है 1 3, तो 2 प्लस 1 है, उसी पावर को नीचे लिखेंगे 2 प्लस 1, आप प्लस लिख देंगे c। आगे देखते हैं, x पर पावर कितना 2 1 3 हो जाएगा, बटा में भी 3 होगा, प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो ये जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर मैं कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, कोई एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन आपके पास है और मैं ले लिया यहाँ पर कि x पर पावर 4 इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ पर x का जो d के साथ x है उसका पावर 1 है, तो x लिख देंगे x के रूप में, अब पावर को जोड़ देंगे 4 और प्लस हो जाएगा 1, और उसी पावर को नीचे लेंगे 4 प्लस 1, अब प्लस कॉन्स्टेंट c आपको जोड़ते चलना है। तो x पर पावर 4 1 5 और उसी पावर को नीचे लेंगे 5, अब प्लस c आ गया। तो ऐसे जब घाट के रूप में दिया रहेगा तो आप करेंगे समाकलन, ठीक है ना। और भी समाकलन की बहुत सारी सूत्र, तो सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा अभी। तो जैसे dx चाहे dy चाहे dj, तो वहाँ से x y z आपका निकल जाएगा। जीरो का इंटीग्रेशन करिएगा तो आपका क्या जाएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। अब 1 dx चाहे 1 dy चाहे 1 z का करेंगे तो आपका ये सारी क्या हो जाए, बात निकल जाए। वही बातें आ रही है dx dy dz, ठीक है ना। यहीं पर 1 लगा देंगे तो आपका बात एक ही पड़ता है, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र आपका सेम आपका है, ठीक है ना। यहाँ पर जब घाट के रूप में रहेगा तो पावर को जोड़ देना है, ठीक है, बस यही आपको काम करना है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अब जो समाकलन होता है वो समाकलन दो टाइप का होता है, अनिश्चित समाकलन और दूसरा होता है निश्चित समाकलन। अभी जो है आप लिख रहे हैं x पावर 4, ये सब क्या है, ये सब अनिश्चित समाकलन है। कौन सा समाकलन है, अनिश्चित समाकलन। देखो अनिश्चित समाकलन में कुछ नहीं होता है, लिमिट का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जैसे निश्चित समाकलन आ जाएगा वहां पर आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो वहां पर आपको प्रयोग करना पड़ेगा लिमिट का। निश्चित समाकलन दो टाइप का होता है, एक अनिश्चित समाकलन और दूसरा होता है आपका निश्चित समाकलन, ठीक है ना। देखो मान लो कि आपके पास ये क्वेश्चन था x स्क्वायर डी एक्स, तो ये आपका अभी अनिश्चित समाकलन है। लेकिन जैसे ही मान लो कि यहाँ पर अपर लोअर इंटीग्रेशन का जो ऊपर वाला वैल्यू होता है, मान लो कि यहाँ पर a है और नीचे वाला वैल्यू b है, तो इंटीग्रेशन के ऊपर जो वैल्यू होता है उसको अपर वैल्यू कहेंगे, मतलब ऊपर वाला वैल्यू, और जो इंटीग्रेशन के नीचे वाला वैल्यू होता है उसको लोअर वैल्यू कहते हैं। ये क्या जोड़े, एक सीमा जोड़े। देखो लिमिट जोड़ने का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है सीमा। क्या होता है, सीमा, कहाँ तक वो जा सकता है। तो ये जो फंक्शन है वो a से b तक ही जा सकता है, वो इसकी लिमिट हो गई, ये बात है। तो अनिश्चित समाकलन में कोई लिमिट का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन निश्चित समाकलन जो होता है उसमें एक लिमिट होती है, उसकी एक सीमा होती है, ठीक है ना। तो अभी जो आप ये पढ़े थे, ये वाला जो समाकलन है वो आपका अनिश्चित होगा, लेकिन यहाँ पर जैसे अपर लोअर जोड़ दिए वो आपका निश्चित समाकलन हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे हल करना है। तो मान लो आप बोलेंगे कि यहाँ पर निश्चित ही समाकलन हो गया, अपर लोअर लग गया, तो अब क्रिया कैसे होगा। तो अरे वैसे ही क्रिया करना है जैसे आप अनिश्चित को कर रहे, तो अपर लोअर से कोई मतलब नहीं। अभी भूल जाए कि अपर लोअर है, जैसे क्रिया कर रहे थे करिए। यहाँ x का घाट 2 है, यहाँ x का घाट 1 है, पावर जोड़ देंगे 2 और 1 है तो 2 प्लस 1, और उसी पावर को नीचे लेंगे 2 प्लस 1, और जो अपर लोअर है उसको इंटू में मतलब ऐसे लिखते चलना, अपर लोअर को यहाँ a और नीचे b, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब x का पावर 3 अब बटा कितना हो जाएगा 3, अब बटा हो जाएगा a बटा नहीं x पावर 3 बटा 3, अपर लोअर को लिखेंगे, अपर को a और लोअर को b। अब एक बात आप समझिएगा, जैसे ही आप अपर पुट करेंगे लोअर, जैसे अपर पुट करेंगे x की जगह रखना है, लोअर पुट करेंगे तो भी x की जगह रखना है, लेकिन लोअर जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पर माइनस लग जाएगा। देखिए करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो x की जगह पर a रखेंगे तो a का क्यू अब बटा हो जाएगा 3। अब लोअर पुट करेंगे तो इसके लिए घटाव आपको देना पड़ेगा, तो b पुट करेंगे तो हो जाएगा b का क्यू अब बटा हो जाएगा 3। तो यही आपका मान आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे निश्चित समाकलन का प्रयोग करना है। एक और एग्जांपल के माध्यम से आप समझिए, नहीं समझ में आएगा तो ध्यान से इस बात को समझिएगा। अब मान लो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको दे दिया 1 dx और यहाँ पर दे दिया 2 और आपको दे दिया, मान लो यहाँ पर दे दिया 4 और यहाँ पर दे दिया 1, ठीक है ना। तो ये आपका अनिश्चित समाकलन है। वैसे ही क्रिया 1 dx, तो 1 dx का सिर्फ क्या निकलेगा x, अभी तो बताया तो 1 dx 1 dy ये सब x निकलेगा। इसका अपर लोअर लिखिए, अपर आपका 4 है और लोअर कितना 1 है।
तो बताए एक्स को जब आपको पुट करना है तो अभी 4 पुट करेंगे, आप जैसे लोअर पुट करेंगे आपको घटाव देना, अपर घटाओ लोअर, ठीक है ना। तो यहाँ एक्स जब 1 रखेंगे तो 4 में से 1 घटेगा, 3 आ गया। तो ये क्या होगा, ये आपका निश्चित समाकलन हो रही है, ठीक है ना। वो तो अनिश्चित समाकलन में कोई अपर लोअर नहीं होता, लेकिन निश्चित समाकलन में अपर लोअर प्रयोग करी जाती है। वो सब जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एक अपर लोअर जो होते हैं उसमें अपर लोअर जिसमें जुड़ेगा वो आपका निश्चित समाकलन हो जाता है। क्या होता है, निश्चित समाकलन हो जाता है। तो ये बातें मेरे अनुमान से आपको बेटर सभी समझ में आई होगी। तो एक काम करते हैं, अब जो समाकलन है, समाकलन से जितने जो सूत्र प्रयोग करे जाते हैं उन सारी सूत्रों को जरा सा हम लोग एक बार देखते हैं और समझते हैं। अब देखिए समाकलन में जो प्रयोग होने वाले सूत्र है यही आपका सूत्र है। ये इन जो सारी सूत्र, ये 17 सूत्र आपका है, इन सारी सूत्रों का जो प्रयोग है समाकलन में शुरू से अंत तक करी जाती है। यदि ये सारी सूत्र आपको मतलब आपको याद नहीं रहेंगी, समझदारी नहीं रहेगी इन सारे सूत्रों का, तो आपको मतलब समाकलन का कोई भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अभी हालांकि कुछ सूत्र मैं आपको बता भी चुका हूँ। देखो 1 dx रहेगा तो वहाँ से x निकल जाएगा आपका, ठीक है ना, 1 हट जाता है तो यहाँ पर dd कट जाता है आपका, तो x हो जाएगा और चर जुड़ जाता है। और जब किसी पावर रहेगा, जैसे x पर पावर n है और यहाँ पे x का घाट 1 है, तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, x वाला है तो पावर जुड़ जाएगा, उसी पावर को नीचे लिखते हैं आप प्लस c लिख देंगे। जैसे मान लो देखो अभी यहाँ पर देखो cos का जो इंटीग्रेशन होता है हमेशा साइन होता है, ठीक है ना। याद रखिए cos का जो इंटीग्रेशन है, cos dx, यहाँ पर dx छूट गया, dx है, यहाँ पर भी dx लिख देंगे। तो cos का जो इंटीग्रेशन होगा हमेशा साइन होगा, सब में अचर कांस्टेंट c जुड़ते जाएगा, देख सकते हैं। और साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos होता है, याद रखिए सारी बातें। और sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है tan होता है, और cosec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cot होता है। क्या होता है, माइनस cot होता है, किसका, cosec स्क्वायर का। अब देखो sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा sec x होता है। cos x इंटू cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमेशा माइनस cosec x। इन बातों को याद रखिएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा दो के रूप में होगा, साइन के रूप में भी होगा, कॉस के रूप में होगा। साइन के रूप में यहाँ पर प्लस रहेगा, इसी का सूत्र कॉस के रूप में माइनस लग जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है ना। सूत्र वही है, बस अगर साइन के रूप में लेंगे तो प्लस साइन, और इसको इसी का सूत्र जब कॉस के रूप में लेंगे तो माइनस कॉस आपको लेना पड़ेगा, सब में सी जोड़ना पड़ेगा। और वही जब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में आपका कोई फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको tan इनवर्स के रूप में आएगा। आइए इसी का सूत्र आपको माइनस कॉट के रूप में मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 9 और 10 जो दोनों सूत्र सेम थे, साइन इनवर्स के रूप में ले रहे थे तो प्लस, और कॉस इनवर्स के रूप में ले रहे थे तो क्या था, माइनस था। यहाँ पर वही है कि जब प्लस मतलब जब इसी का सूत्र tan के रूप में लेंगे तो प्लस, इसी का सूत्र कॉट के रूप में लेंगे तो आपका माइनस रहेगा, यानी इसका tan इनवर्स इसी का माइनस कॉट इनवर्स आप उठा सकते हैं। वही यहाँ पर भी है 13/14, देखिए 1/x इंटू √1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसी का सूत्र हम लोग सेक के रूप में लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसी का सूत्र अगर माइनस में लेंगे तो कॉसेक के रूप में आएगा, यानी इसका सूत्र प्लस में सेक रहेगा और माइनस में क्या रहेगा, कॉसेक यूनिवर्स रहेगा, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। अब देखो e पावर x का इंटीग्रेशन जो कहते होता है e पावर x है, और 1/x का इंटीग्रेशन हमेशा लॉग होता है, याद देखिए 1/x का इंटीग्रेशन हमेशा लॉग होता है। और a पावर x अचर का जब कोई पावर हो, और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो ये सूत्र लगा देंगे a पावर x बटा log a, और प्लस जोड़ देंगे आपका c। तो इस तरह से ये जो 17 इंपॉर्टेंट समाकलन के जो सूत्र है वो कई तरह के एग्जामों में पूछी जाती है, ठीक है ना। आई होप इस समाकलन की जो बेसिकली बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को लेकर फिर मिलेंगे।